हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर एशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इंग्लिश बुक ग्रेड 8 से। इस बुक में दो पार्ट्स हैं। हम लोग पहला पार्ट शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ ऐतिहासिक समय चला आ रहा है, तब से इंडिया जो है वो एक शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? बहुत सारे ऐसी लिखावटें मिली हैं, पत्थरों पर, कॉपर पर, पाम की पत्तियों पर, या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो एक सबूत के तौर पे हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया का एक इतिहास जो शिक्षा का रहा है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। आज की डेट में हम जो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं उसमें जो पढ़ाई होती है वो किसके थ्रू होती है? सिलेबस के थ्रू, करिकुलम होता है, किताबें होती हैं, या फिर हमारे एग्जाम होते हैं। एक हमारे को असेस किया जाता है कि हम उसमें कितने सफल हो पाए। कभी आपने सोचा है कि पहले जमाने में ये सब कैसे होता था? तो हमारा ये जो मेनली चैप्टर है, इसमें हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे, एक तरह से झलक दिखाएंगे कि हमारा ऐतिहासिक जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अलग अलग क्षेत्रों से, ऐसे क्षेत्र जहाँ का मौसम बिल्कुल अलग होता है, कल्चर बिल्कुल अलग होता है, वहां से ट्रैवलर्स जो हैं इंडिया के कुछ हिस्सों में पहले जमाने में आते थे। उनके लिए इंडिया का जो जमीन थी वो बिल्कुल एक अद्भुत जमीन थी, एक अनोखा एक्सपीरियंस होता था यहाँ। जो यहाँ का इंडियन कल्चर था, यहाँ की प्रोस्पेरिटी थी, रिलीजन थे, यहाँ की फिलॉसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर, यहाँ तक कि उसकी जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होती थी, उसकी फेम जो थी वो दूर दूर तक फैली हुई। जो एजुकेशन सिस्टम था हमारे ऐतिहासिक समय का, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक जरिया था, एक सोर्स था, जिससे हमें नॉलेज, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, इनसे संबंधित हमको गाइडेंस मिलती थी, और साथ ही साथ मानवता को बढ़ावा देने के लिए हमें इसमें सिखाया जाता था। अब देखते हैं कि जो मुख्य फीचर्स एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के क्या थे। ऋग्वेद के जमाने से हमारा जो ऐतिहासिक एजुकेशन सिस्टम रहा है, हम कहते हैं उसका इवॉल्व तब से हुआ है। और मेनली वो जो है उसका फोकस किस पे रहता है कि किसी भी इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इनर और आउटर दोनों, अंदरूनी और बाहरी तौर पे उसकी पूरी तरीके से हम डेवलपमेंट करें, खुद का उसका अपना एक विकास हो। अब ये जो सिस्टम है किस पर फोकस करता है? नैतिकता पे, फिजिकल शारीरिक उस पे, आध्यात्मिक पे, या मानसिक जो पहलू हैं जिंदगी के, उन सब पे ये फोकस करता है। ये ज्यादा जोर देता है कि हमें विनम्र होना चाहिए, हमें कैसे सच्चा इंसान बनना है, अनुशासन वाला होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, और जो भी भगवान की बनाई हुई क्रिएशंस हैं उनके लिए प्रति रिस्पेक्ट या आदर होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिखाया जाता था कि उन्हें एक तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए जो एक सामंजस्य बना हुआ है मानवता और प्रकृति के बीच। जो वेदास हैं, उपनिषद हैं, उनमें जो सिद्धांत दिए हैं, पढ़ाई उनके बेसिस पे होती थी। यानी कि उनमें हम कैसे अपनी ड्यूटीज को पूरा करें, अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो पहलू हैं जिंदगी के, उस पर ध्यान दे पाते थे, उसको सबको कवर करते थे। एजुकेशन सिस्टम जो है वो फोकस करता है लर्निंग पर भी और फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास पर। अगर दूसरे शब्दों में कहें, उनके लिए था कि एक स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो कि जो इंडिया में एजुकेशन है वो एक तरह से हेरिटेज, एक विरासत है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाती है, जिंदगी की कैसे हासिल करना होता है, कैसे हम चीजों को एक तरह से होल्ड ऑन कर सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है। अब बात करते हैं सोर्सेज क्या है एजुकेशन की। ऐतिहासिक सिस्टम जो रहा एजुकेशन का, उसमें एजुकेशन दी जाती थी वेदास के बारे में, ब्राह्मण्स के बारे में, उपनिषद या धर्म सूत्र के बारे में। आपने पढ़ा होगा, जो बहुत फेमस लोग हैं हमारे यहाँ के, आर्यभट्ट हैं, पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, इन सब का आपने नाम सुना होगा। जिनकी जो राइटिंग्स हैं या इन्होंने जो मेडिकल ट्रीटीज बताई हैं, चरक में देखिए, सुश्रुता में देखिए, ये सब सोर्सेज रहे लर्निंग के। शास्त्र और काव्य के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको भी आप इनके थ्रू समझ सकते हैं। यानी एजुकेशन सिस्टम में ये भी बताया गया। शास्त्र क्या होते हैं? हमें अनुशासन सिखाते हैं। काव्य क्या होते हैं कि एक इमेजिनेटिव और क्रिएटिव लिटरेचर होता है, यानी काल्पनिक है और एक खुद के द्वारा क्रिएट किया गया लिटरेचर है।
जो सोर्सेस थे लर्निंग के वो अलग अलग डिसिप्लिन से लिए जाते थे, जैसे कि इतिहास है, अवनिकिष्की है यानी लॉजिक कैसे लगाना है, मीमांसा है, इंटरप्रिटेशन व्याख्या कैसे करते हैं, शिल्प शास्त्र आर्किटेक्चर हो गया, अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स संबंधित हो गया, वर्ता जो है एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन वगैरह जो है इन सब से संबंधित था। या फिर धनुर्विद्या हो गया कि तीर कमान कैसे चलाए जाते हैं, तीरंदाजी कैसे करी जाती है। फिजिकल एजुकेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता था, और जो लोग होते थे, जो शिष्य होते थे, वो हिस्सा लेते थे क्रीड़ा में, यानी गेम्स खेलना है, जो उनके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती थी उसमें लेना है, व्यायाम प्रक्रिया होती थी यानी एक्सरसाइज करनी है, धनुर्विद्या तीरंदाजी हो गई ताकि उनको मार्शल स्किल्स मिल सके, या और सबसे बड़ा योग साधना, आप अपनी माइंड और बॉडी को कैसे ट्रेन करते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में उन लोगों को सिखाया जाता था। जो गुरु होते थे या जो शिष्य होते थे वो सब मिलकर काम करते थे ताकि हर जो भी पहलू है सीखने का, शिक्षा का, उन सब चीजों को अच्छे से कवर अप किया जा सके और सही तरीके से उसको ग्रहण कर सके। अब ये जांचने के लिए कि उनके जो शिष्य हैं वो उन चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ यानी जो बहस कराई जाती है, और बहुत ही पढ़े लिखे जो लर्नड लोग होते थे उनके साथ बहस कराते थे। जो शिष्य उनके एक एडवांस लेवल पे आ चुके होते थे लर्निंग की, वो जो है अपने से जो यंग शिष्य होते थे उनको गाइड करते थे। एक तरह की पीयर लर्निंग जैसे होता है ना, आपके फ्रेंड है उनको आप क्या कहते हैं कैसे सिखाएंगे, वो भी एग्जिस्ट करता था। ग्रुप वर्क भी काम होता था वहां पे। एशियन एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर यानी एक जीने का तरीका, एक जिंदगी को जीने का तरीका। ऐतिहासिक समय में भारत में फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके होते थे एजुकेशन सिस्टम के। जो स्थानीय एजुकेशन है वो घर पे दी जाती थी, मंदिरों में, पाठशालाओं में, टोल थे, चतुष्पदी थी, गुरुकुल थे, वहां पर दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे घर में, गांव में, मंदिरों में, जो छोटे छोटे बच्चों को गाइड करते थे कि कैसे जो है जिंदगी के जो जीने का तरीका है उसको सीखना है। टेम्पल्स जो थे वो सेंटर बन गए थे लर्निंग के, और जो क्या कहते हैं खुद भी इंटरेस्ट लेते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो है नॉलेज को प्रमोट किया जा सके। स्टूडेंट्स बिहार जाते थे, यूनिवर्सिटीज जाते थे ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। टीचिंग्स जो है ज्यादातर बोल कर होती थी, और जो स्टूडेंट्स थे वो उनको याद रखते थे, मेडिटेट करते थे, ताकि जो उनको सिखाया गया है वो उनको पूरी तरह से एक तरह से मेमोराइज हो जाए। गुरुकुल आश्रम के नाम से भी जिन्हें बोला जाता है, यहाँ पर लोग रहते थे और तब रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। बहुत सारे गुरुकुल से आश्रम का नाम जो है संतों के नाम पर है, क्योंकि ये जंगल में होते थे, आसपास बिल्कुल शांति होती थी, तो सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स जो है एक साथ रहकर गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। विमेन जो थी उनकी भी पहुंच थी एजुकेशन तक अर्ली वैदिक पीरियड में। जो सबसे जानी मानी वैदिक स्कॉलर्स हैं विमेन में, उसमें है मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा और भी बहुत सी रही हैं। इस पीरियड के दौरान गुरुज और जो शिष्य हैं वो साथ में रहते थे, रोज की जो काम होते हैं उनमें एक दूसरे की मदद करते थे। मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि लर्निंग पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, एक अनुशासन वाली जिंदगी जी पाए, साथ ही साथ आप खुद की जो अपनी एक काबिलियत है उसको पहचान पाए। स्टूडेंट्स अपने घरों से बहुत दूर रहते थे, सालों तक रहते थे, जब तक उनको वो टारगेट हासिल नहीं हो जाता था। गुरुकुल वो जगह थी जहाँ एक रिलेशनशिप जो गुरु और शिष्य के बीच में है वो समय के साथ और ज्यादा मजबूत होता जाता था। अपनी एजुकेशन को परस्यू करते हुए अलग अलग डिसिप्लिन में, जैसे हिस्ट्री, डिबेट, लॉ, मेडिसिन, इसमें जो जोर था वो खाली यही नहीं था कि आप एक अनुशासन का जो बाहरी पहलू है उसी को ही सीखें, बल्कि अपनी पर्सनालिटी की, खुद के अंदर की जो एक आपकी पहचान है उसको भी जो है और ज्यादा इनहेंस करना, उसको और बढ़ाना।